गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास का दूसरा, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, देखो चैप्टर के नाम से पहले बात चलेगी संख्याओं की, और संख्या से पहले बात करेंगे अंक की। तो अंक सर्वप्रथम थे 1 से लेकर के हमारे पास कुल 9। कितने थे? 9। लेकिन जब भारत ने 0 दिया, भारत का मानगणितज्ञ कौन था? वो आर्यभट्ट, जिसने 0 दिया। और 0 देने के बाद हमारे पास कुल अंक कितने हो गए? कुल अंक हो गए 10। अब इन 10 अंकों से फिर क्या बनी? हमारे पास संख्या बनी। और जब संख्याएं बन गई तो फिर संख्याओं को अलग अलग भागों में बांटा, और जिन्हें बोलते हैं हम संख्याओं के प्रकार। सबसे पहले संख्याओं के प्रकार में 1 नंबर पे बात करेंगे हमें प्राकृत संख्या की, जिसका प्रतीक n होता है। n यानी नेचुरल नंबर। वे संख्याएं जिससे हम किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह, स्थान आदि को गिना जा सके, या फिर वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक एक क्रमबद्ध तरीके में चलती है, क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। 2 नंबर पे आती है पूर्ण संख्या, जिसका प्रतीक होता है W, यानी वोल नंबर। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती है, यानी जब प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर दिया जाए, या फिर वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक एक क्रमबद्ध तरीके में चलती है, क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। 3 नंबर पे आती है पूर्णांक। पूर्णांक का प्रतीक I या Z होता है। I का मतलब इंटीजर और Z का मतलब जैलिन। इंटीजर का मतलब तो पूर्णांक होता है। जैलिन, जैलिन शब्द है वो कौन सी भाषा का है? यूनानी भाषा का है, जिसका अर्थ होता है संख्याओं को गिनना। पूर्णांक होते क्या हैं? वे संख्याएं जिनमें धनात्मक यानी टोटल संख्याएं जो प्लस की है, ऋणात्मक जो माइनस की है, और शून्य तीनों शामिल हो, क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। इसके बाद आता है परिमेय संख्या। इस चैप्टर के लिए परिमेय मोस्ट है। परिमेय संख्या का प्रतीक होता है Q। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P व Q क्या होने चाहिए? आपके पूर्णांक होने चाहिए, और Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? शून्य नहीं होना चाहिए। अब देखो इसके एग्जाम्पल की बात करता हूं मैं। तो 0 परिमेय संख्या है। कैसे? 0/1। देखो P का मान शून्य हो रहा है, Q का तो शून्य नहीं हो रहा, इसलिए ये परिमेय। 100, 1000, यानी कितनी भी संख्या हो, यदि उसके बटे में हम 0 नहीं लगा रहे, Q का मान शून्य नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। यदि Q का मान शून्य हो जाता तो वो क्या होगा? जैसे मैंने लिया 1/0, तो इसका मान कितना हो जाएगा? अनंत। चाहे वो कितनी बड़ी संख्या हो, जैसे 1000 के बटे में 0 लगाओगे, मान क्या आएगा? अनंत आएगा। किसी भी संख्या उसमें Q का मान शून्य होती है, वो क्या हो जाती है? आपकी अनंत हो जाती है। परिमेय संख्या की 2 शर्तें होती हैं। शर्त कौन कौन सी? देखिए शर्त। सबसे पहले शर्त 1 नंबर पे बात करते हैं परिमेय संख्या की शर्तों में। पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। पूर्ण वर्ग का अर्थ होता है कि रूट का जो मान है वो पूरा पूरा निकलना चाहिए। जैसे 1 का 1 होता है, 4 का 2 होता है, 9 का 3 होता है। इस प्रकार से पूर्ण वर्ग होना चाहिए। नंबर 2, शांत मान होना चाहिए। शांत मान यानी भाग देते हैं तो भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। जैसे 1/2 भाग दो क्या आएगा? 0.5। शांत मान होना चाहिए। दोनों पे डिपेंड करके पूर्ण वर्ग होना चाहिए, शांत मान होना चाहिए, दोनों में शर्तें लागू है। अब देखो इसमें एक होता है 22/7। 22/7 क्या आपकी परिमेय संख्या, याद रखना 22/7 है परिमेय संख्या। इसके बाद आती है अपरिमेय संख्या। वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। P व Q पूर्णांक नहीं होने चाहिए, और Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। ये सब दोनों में सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि Q का मान शून्य होती है, वो मान क्या हो जाता है? अनंत हो जाता है। अब देखो इसकी शर्त क्या होनी चाहिए? इसकी शर्त दोनों इसकी विपरीत होती है। पहली शर्त है इसकी विपरीत होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होनी चाहिए। पूर्ण वर्ग नहीं यानी कि
जैसे √2, √3, √5, इनका मान निकालोगे पॉइंटों में। नंबर 2, शांत मान नहीं होना चाहिए, यानी अशांत मान होना चाहिए, शांत मान नहीं होना चाहिए। शांत मान नहीं होगा, जैसे 3.14, 1.1414 पाई। अब देखो पाई और 3.14 क्या है? अपरिमेय संख्या, जबकि 22/7 क्या है? परिमेय संख्या। ये किसका अपवाद है? याद रखना। इसके बाद फिर आती है चैप्टर की बात, यानी वास्तविक संख्याएं। वे संख्याएं जिनमें परिमेय व अपरिमेय दोनों का मिला जुला रूप हो, वो क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। और वास्तविक संख्या का प्रतीक होता है आर, यानी रियल नंबर। अब देखो चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। चैप्टर में सर्वप्रथम बात करते हैं 2.1 की। 2.1 में क्या करेंगे? देखो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर में यूक्लिड नामक एक गणितज्ञ ने भाग देने के लिए एक प्रमेय दी थी। विभाजन का अर्थ होता है भाग देना। भाग देने के लिए एक प्रमेय दी थी। जो एल्गोरिथम शब्द है वो फ्रांसीसी गणितज्ञ के नाम से लिया गया है। और फ्रांसीसी गणितज्ञ कौन था? वो अल-ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है एल्गोरिथम। और एल्गोरिथम शब्द का अर्थ अगर लेके चलते हम तो होता है संख्याओं का एक सुपरिभाषित श्रृंखला। एक श्रृंखला के अनुसार क्वेश्चन चलेगा। होती क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम? यदि कोई एक संख्या हमारे पास a, यदि किसी संख्या a में किसी संख्या b का भाग देते हैं तो भागफल q तथा शेषफल r बचता है। शेषफल r बचता है। यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर में। देखो कैसे, कोई संख्या हमारे पास क्या है? a में किसका भाग दिया? b का। q बार भाग गया, शेषफल क्या बचा? r। प्रमेय क्या होगी? अतः याद आप लोगों के भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये हमारा क्या होता है? भाज्य होता है। ये हमारे पास क्या है? भाजक। ये हमारे पास क्या है? भागफल। और ये हमारे पास क्या है? शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अतः a बराबर क्या आएगा? bq प्लस r। यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर है। बोर्ड इसको 2012 से लेकर के आज तक 3-4 बार पूछ चुका है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर में क्या है? यदि किसी संख्या a में b का भाग देते हैं तो भागफल q तथा शेषफल r बचता है। अतः a बराबर bq प्लस r। यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर में। इसकी एक शर्त होती है। शर्त क्या होती है? देखिए, हमने दिया a में b का भाग, a में b का भाग दिया, भागफल q आया और शेषफल क्या आया? r। तो इसकी शर्त होती है कि 0 से बड़ा r का मान तथा b से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। जो आपके पास शेषफल है, r क्या है? शेषफल। जो आपका शेषफल है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए और b से छोटा होना चाहिए। यानी b आपका क्या है? भाजक। भाजक से छोटा होना चाहिए, बड़ा होगा तो भाग और चला जाएगा। तो ये इसकी शर्त भी आप याद रखोगे। अब इस पे क्वेश्चन पूछते हैं। किस प्रकार का क्वेश्चन आता है? 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन दे देगा आपको कि निम्नलिखित संख्याओं को
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय द्वारा HCF क्या करो। अब बात आती है HCF की। HCF क्या होता है? HCF होता है आपका मैस है, जिसको हम बोलते हैं महत्तम समापवर्तक या महत्तम समापवर्तक। HCF निकालना है आपको। दो संख्याएं दे दी, जैसे आपको दिया 420 और 130। कौन सी विधि लगानी है आप लोगों को? यूक्लिड। कैसे करेंगे? सबसे पहले आपके पास दो संख्याएं, एक तो 420 और एक 130 है। यूक्लिड विधि लगानी, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से एल्गोरिथम प्रमेय से A बराबर बी क्यू प्लस आर, यही होती है हमारे पास। A बराबर बी क्यू प्लस आर। ए जो है वो हमारे पास क्या है? भाज्य। ये जो हमारे पास वो क्या है? भाज्य। और भाज्य हमारे पास क्या होती है? सबसे बड़ी संख्या होती है। कितनी है? 420। बी का भाग देना है, यानी आपको किसका भाग देना है? 130 का भाग दे। तब काम करते हैं सब साथ में। 420 में भाग दे रहे हैं 130 का। कितनी बार जाएगा भाग? 3 बार। 390। कितना बचेगा? 30 बचेगा। तो देखो जो हमारे पास Q है, Q कितना आया? 3। तो 3 कहाँ आएगा? गुणा में। और शेषफल कितना है हमारे पास? 30। अब जो हमारे पास बी पार्ट है उसको उठाओ और यहां पर ले आओ 130। किसका भाग दो? आर का। शेषफल का भाग देना। यह प्रक्रिया आपको तब तक करनी है जब तक हमारे पास शेषफल क्या ना आ जाए? 0 ना आ जाए। और 0 आते ही हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। किसका भाग दे रहा हूं? 30 का। कितनी बार जाएगा? देख लो। 130 में 30 का भाग दे रहे हैं। 30 चौका 120। कितनी बार गया? 4 बार। कितना आया शेषफल? 10। 4 बार भाग गया, शेषफल बचा हमारे पास है 10। अब क्या करें? 30 में किसका भाग दें? 10 का। 30 में दे रहे हैं 10 का भाग। 10 या 30 कितने बचे? 0। आ गया शेषफल 0। जब शेषफल 0 आए तो जो आपके बी पार्ट के सामने है वही आपका क्या होगा? HCF होगा, यानी बराबर के जस्ट बाद वाली संख्या आपकी क्या होगी? HCF। तो आपका HCF आ गया 10। इस विधि से, यूक्लिड विधि द्वारा क्या करते हैं? HCF ज्ञात करते हैं। इस पे आप क्वेश्चन कर सकते हो 867 255 196 38,220। चलो 196 और 38,220 करके देखते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन है। एक तो संख्या हमारे पास 38,220 और एक 196। यूक्लिड विधि लगानी है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। 38,220 आपका क्या होगा? ए होगा। किसका भाग देंगे? 196 का। 38,220 में 196 का भाग कितनी बार जाएगा? 195 बार। शेषफल क्या आएगा? 0। एक लाइन में खत्म होगा क्वेश्चन। HCF कितना है आपका? 196। क्वेश्चन के अंदर इसका आंसर है। लेकिन बोर्ड वाले इस क्वेश्चन को हर साल चेंज नहीं कर देते हैं। क्या आता है बोर्ड में? 38, 20 और 196। पहले 196 देता है, हम फिर आगे ये नहीं देखते कि 38,220 है या 38, 20 है। 38, 20 और 196 अब निकाल के देखना इसका आंसर अलग आएगा। HCF नहीं देगा क्योंकि संख्या चेंजिंग हो गई। इसी पे आपको एक क्वेश्चन दिया है कि 1032 और 408। क्वेश्चन क्या है? 1032 और 408 का HCF है 1032 x माइनस 408 गुणा 5 के रूप में है, तो x का मान है। क्वेश्चन हमारे पास है 1032 और 408, इनका HCF, इनका जो भी HCF आता है वो किसके रूप में है? 1032 x माइनस 408 गुणा 5 के रूप में, और इस x का मान ज्ञात करो। कैसे करें? पहले HCF निकाल देते हैं। किससे? यूक्लिड विधि से। 1032 यूक्लिड विधि a बराबर बी क्यू प्लस आर। a का मान 1032, किसका भाग दे रहे हैं? 408। कितनी बार जाएगा?
2 बार 816। 816 घटा दो 1032 में से कितना बचेगा? 216। फिर देखो 408 में किसका भाग देते हैं? मैंने बताया था आर का। 216 का कितनी बार जाएगा? एक बार। कितना है? 192। फिर दे दो 216 में किसका भाग? 192 का। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। कितना बचेगा? 24। 192 में 2 24 का, 24 8 192। कितना बचा हमारे पास? HCF 24 आ गया। और आपका शेषफल कितना बचा? 0। तो HCF हमारे पास है 24। HCF कितना है यहाँ? 24। अब देखो HCF आ गया। अब हमें क्या निकालना था? x की वैल्यू निकालनी। कैसे निकालेंगे? हमें दे रखा है कि HCF बराबर 1032x माइनस 408 गुणा 5। हमारे पास HCF का मान आया 24। 1032x 408 को 5 से गुणा करो, कितना आएगा? 2040। ये 2040 माइनस का दूसरी साइड उठा के ले जाओ, किसका हो जाएगा? प्लस का। तो 1032x बराबर 24 प्लस के 2040, दोनों को जोड़ो कितना है? 1032x, ये हो गया आपका 2064। ये गुणा में कहाँ चला जाएगा? भाग में। 2064 बटा 1032, 1032 एक में 1032, 1032 दूनी 2064। तो x की वैल्यू कितनी है? 2। ये थी आपकी यूक्लिड विधि पर डिपेंडेंट 2 क्वेश्चन, यानी 2.1 के आपका चौथा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन है ये बुक का। दोनों क्वेश्चन 16 के और दोनों ही मोस्ट हैं, दोनों ही मोस्ट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, 2.2 की। 2.2 में क्या करना है? सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कीजिए और उन्हें घातों के रूप में लिखिए। अभाज्य गुणनखंड हमें उनके टुकड़े करना है और टुकड़े करने के बाद उनको किसके रूप में लिखना है? घातों के रूप में लिखना है। जैसे बोर्ड परीक्षा में पूछा था 2013 में 196, उसके बाद 2015 में पूछा था 196 के अभाज्य गुणनखंड करो और उन्हें घातों के रूप में लिखो। टुकड़े करेंगे कैसे? 196। आप लोगों के भाग के रूल याद होने चाहिए। लास्ट में इकाई अंक 6, किसका भाग जाएगा? 2। 2 का दिया भाग, 2 निमा 18 और 2 8 16। फिर 98 में 2 2 का भाग, क्योंकि इकाई अंक 8 है और जिस संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। कितना आया? 49। अब इसमें किसका भाग जाएगा? 7 का, फिर 7, फिर 7 और फिर कितना आ गया? 1। क्या हुआ हमारे पास? टुकड़े 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। 2 की घात 2। 7 कितनी बार आ रहा है? 7 की घात 2। ये था आपका पहला क्वेश्चन कि अभाज्य गुणनखंड कीजिए और उन्हें घातों के रूप में लिखिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे हमें कि दो पूर्णांकों का HCF व LCM ज्ञात कीजिए। HCF मैं अभी बता के गया था आपको क्या होता है? महत्तम समापवर्तक होता है और दूसरा होता है LCM जिसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक या लघुत्तम समापवर्तक। HCF याद रखना, अधिकतम से अधिकतम जब भी पूछा जाए आपको अधिकतम से अधिकतम तो क्या निकलता है? HCF निकलता है। यानी ज्यादा से ज्यादा पूछे तो HCF और कम से कम की कहीं भी बात आए तो क्या निकलता है आपका? हमेशा LCM। कैसे? देखो आप लोगों को डायरेक्ट दे रखा है कि दो पूर्णांकों का HCF व LCM ज्ञात कीजिए। तो देखो आप लोगों को यहाँ पर कोई विधि का नाम नहीं दिया, डायरेक्ट दो पूर्णांक बोले हैं। तो HCF तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। आप HCF कौन सी विधि से निकाल सकते हो? अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हो और यूक्लिड विधि से भी निकाल सकते हो। जैसे आपके पास क्वेश्चन है 96 और 404 दो संख्या। सबसे पहले 96 के करो टुकड़े। 2 का भाग जाएगा कितना आएगा? 48। फिर 2 का जाएगा कितना आएगा? 24। फिर 2 का जाएगा कितना आएगा? 12। फिर 2 का गया 6। फिर 2 का जाएगा 3। फिर 3 और 1 1 2 3 4 5 बात आएगा आपका 2।
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3। अब करो 404 के कर रहे हैं फैक्टर। 2 कितना आएगा 202, फिर 2 का दिया तो 101। अब 101 एक आयताकार क्या है, इसके टुकड़े नहीं हो सकते तो 101 बार जाएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 101 इतना काम। अब देखो हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ निकालने के लिए बाध्य गुणनखंड विधि में हम बनाते हैं जोड़े। 2 का 2 से जोड़ा बन गया, फिर 2 का 2 से और जोड़ा बना लेते हैं। जोड़ा बनाने के बाद देखो हम एचसीएफ निकाल रहे थे तो 2 इसमें से आ गया और 2 इसमें से उठाया, 2 और 2 कितना हो गया 4। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम के लिए एक फॉर्मूला होता क्या है, ए इंटू बी बटा एच सी एफ। ए व बी आपके दोनों पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक कौन से हैं, 96 और 404, ये आपके दोनों पूर्णांक है। तो देखो एलसीएम बराबर 96 इंटू 404 और बटे एचसीएफ कितना आया था 4, 4 एकम 4, ये हो जाएगा आपका 101। 101 चौका 404 होते हैं। एलसीएम बराबर 96 का करो 101 से मल्टीप्लाई, गुणा कर देते हैं, कितना आएगा 96, ये आपका क्या आया एलसीएम। एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया। कौन सी विधि से किया था, दो पूर्णांकों का एचसीएफ एलसीएम डायरेक्ट निकाला था। अभाज्य गुणनखंड विधि लगाई थी यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे दोनों, इस फॉर्मूले से नहीं करेंगे। और संख्याओं का शांत व अशांत मान बताएंगे बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए। और संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करना सीखेंगे। तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, ताकि हर बच्चे तक पहुंच सके, हर बच्चा इस ऑनलाइन क्लासेस का फायदा उठा सके। धन्यवाद।